नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुर ऐप में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं आपके भारत के भूगोल में। तो हमने लास्ट क्लास में अगर अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे हिमालय पर्वतीय प्रदेश को लेकर कि हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है इसको लेकर हम अध्ययन करते हैं सब। और हिमालय पर्वतीय प्रदेश में लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम इसके उत्पत्ति के बारे में अध्ययन कर चुके थे तथा इसके विस्तार के बारे में भी अध्ययन कर चुके थे। लेकिन आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हिमालय के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। और हिमालय को आज हम अध्ययन करेंगे भारत के संदर्भ में, इसका अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। और मित्रों, भारत के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो आप देखिएगा क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने देखा ये जो हमारा भारत था, ये हमारा भारत, और इस भारत के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहें हिमालय को लेकर तो आपको हिमालय यहां पर देखने को मिला। अब इसके विस्तार को लेकर अपने क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे कि साहब हम जानना चाहते हैं कि भारत में इसकी स्थितियां क्या है। तो अगर विस्तार के बारे में बात करें तो यहां पर आपके एक राज्य है जो आज वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, जम्मू कश्मीर या आप कह सकते हो लद्दाख। कि आपके जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लेकर यहां पर आ जाइएगा, आपको एक प्रदेश मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। कि आपके जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य आपके ये देखने को भारतीय हिमालय मिलता है। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो हमें पता चलता है कि यहां पर आपके एक पर्वत है, इसी हिमालय की एक श्रेणी मिलती है। और इस हिमालय की श्रेणी को लेकर हम बात करें तो इसे आपके कहा जाता है कैलाश श्रेणी। इसे आपके कहा जाता है कैलाश श्रेणी के नाम से कहा जाता है या कैलाश पर्वत कहा जाता है। और मित्रों, इस कैलाश पर्वत के यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 नदियाँ देखने को मिलेगी। एक नदी तो आपकी ये आई, और एक नदी ये आई। अगर हम इसको लेकर बात करें, इन दोनों नदियों को लेकर, तो ये वाली जो नदी मिलती है तो आपकी ये वाली नदी कहलाती है सिंधु नदी। और यहां पर जो ये नदी है, इस नदी को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। या तो आप इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जान सकते हैं या अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग नदी। तो आपके क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी के मोड़ से, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के मोड़ तक आपको ये हिमालय देखने को मिलता है। और ये जो बीच में आपको हिमालय मिलता है, इसके संदर्भ में हम बात करें तो
इसे आपके भारतीय हिमालय के नाम से आपके जाना जाता है। इसे आप क्या कह सकते हो, भारतीय हिमालय के नाम से जान सकते हो। नेक्स्ट हमने बात की तो हमें पता चलता है कि साहब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का संबंध है J&K से। क्लियर है दोस्तों। और यहां पर एक पर्वत चोटी जिसका नाम है नामचा बरवा। और नामचा बरवा पर्वत को लेकर हम बात करें तो इसके बारे में बताया जाता है कि नामचा बरवा जो पर्वत है इसका संबंध आपको कहां से मिलेगा, चाइना से। ठीक है ना, या आप कह सकते हो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से, अरुणाचल की सीमा के निकट। सीमा के निकट ये आपको मिलता है। नेक्स्ट आपको देखने को एक और भी चीज मिलती है कि ये जो आप नदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये नदी जब आती है तो यहां पर आपके दर्रों का निर्माण कर देती है। और एक दर्रा आपके यहां पर बनाती है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी भी एक दर्रा बनाती है। और आपके दूसरी नदी कौन सी है, यह आपके सिंधु नदी भी दर्रा बनाती है। ये वाला जो दर्रा है यह दर्रा कहलाता है चांगला दर्रा। और यहां पर जो दर्रा है इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रे का संबंध अरुणाचल प्रदेश से और चांगले दर्रे का संबंध कहां से, जम्मू कश्मीर से। ये आपको देखने को मिलता है। अब इस हिमालय के बारे में हम बात करें तो हमने भारतीय हिमालय की सीमाओं का निर्धारण एक तो आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर कर दिया, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर नदी के मोड़ से कर दिया कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तीसरे नंबर पर पर्वत को लेकर कर दिया कि आपके नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश की सीमा या चाइना से इसका संबंध देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पर हमने बात किया, आपके 4 नंबर पर बात की हमने दर्रे को लेकर, चांगला दर्रे से लेकर आपके यांगयाप दर्रे के मध्य ये भारतीय हिमालय मिलता है। अब इससे और आगे बात करना चाहेंगे, अगर हम इसको लेकर बात करना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हम इसकी लंबाई को लेकर बात करें कि आप तो ये बताइएगा इसकी भारत में लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई को लेकर 2 आपको डाटा मिलते हैं। एक तो आपके 2400 किलोमीटर मिलता है और एक कई बार आपको डाटा मिल जाता है 2500 किलोमीटर। अक्सर आपको जो डाटा मिलेगा वो आपके कितना मिलेगा, 2400 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सब ये जो हिमालय है इस हिमालय की लेकर बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई को लेकर। औसत ऊंचाई, और इसकी जो औसत ऊंचाई बताई जाती है वह बताई जाती है 6000 मीटर। अगर आप बात करना चाहते हो चौड़ाई को लेकर तो आपके चौड़ाई देखने को मिलती है 160 किलोमीटर से लेकर
400 किलोमीटर तक। इससे और आगे बढ़िएगा तो हम जानना चाहते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो आपके भारत में भी जब आप देखते हैं तो भारत में भी इसकी स्थिति कैसे मिलती है, आकृति देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ने को मिलेगा ये जो हिमालय है, लंबाई होगी, औसत ऊंचाई होगी, चौड़ाई होगी, आकृति होगी। अब हम जानना चाहेंगे क्षेत्रफल को लेकर। तो आपके दो क्वेश्चन और बन गए। दो क्वेश्चनों में हम बात करना चाहें, एक तो आकृति सेम मिलेगी, तलवार नुमा, या आप बता सकते हैं इसको कटार। जबकि क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये बातें रही भारत के संदर्भ में अगर आप हिमालय को अध्ययन करते हो। अब हम जरा और आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों, हिमालय के बारे में हम बात करना चाहें तो बताया जाता है हिमालय जो है ना, यह आपके एक वलित पर्वत है। कि इसके बारे में याद रखना, हिमालय वलित, या आप कह सकते हो मोड़दार क्या है, पर्वत है। वलित या मोड़दार पर्वत को लेकर हम बात करें तो आपके क्वेश्चन भी बनता है कि वलित या मोड़दार पर्वत को लेकर कि ये क्या होता है। तो वलित का तात्पर्य दोस्तों ऐसे पर्वत से जिसमें चट्टानें जो होती हैं वे चट्टानों के अंदर आपको वलय या लहर देखने को मिलती है। तो वलय व लहर जिन चट्टानों में पाई जाती है वह आपके वलित या मोड़दार पर्वत की श्रेणी में जाने जाते हैं। और अगर हम बात करना चाहें इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाने की, कहने का मतलब है जैसे आपके पर्वतमाला यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, चट्टानों में वलय मिलेंगे, लहर मिलेंगे, मोड़ मिलेंगे। अगर आप बात करना चाहते हो मुख्यतः, अगर आप पर्वतों को लेकर बात करना चाहते हो तो पर्वत के बारे में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है जरा देखिएगा। सबसे पहले आपको पर्वत का वर्गीकरण देखना है। तो पर्वत आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आपको नंबर 1 पर हम बात करना चाहें तो नंबर 1 पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1 पर जो मिलता है उसे आपके कहा जाता है मौलिक पर्वत। इसे कहा जाता है मौलिक पर्वत। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। और ये जो आपके अवशिष्ट पर्वत होता है ना, इसको कहा जाता है घर्षित पर्वत भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं कि वे पर्वत जिनका वर्तमान में अस्तित्व है, जो वर्तमान में मौलिक रूप से हमें देखने को मिलते हैं, वो पर्वत वलित आपके मौलिक पर्वत कहलाते हैं। और जिनका निर्माण आपके प्रारंभिक समय में हुआ और आज हमें वो बचे कुचे घिसे पिटे अर्थात अपर्दन अपक्षय की क्रिया के कारण जो आपके नाम मात्र के बचे कुचे अवशेष के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, वो आपके अवशिष्ट पर्वत या घिसने के कारण उसको ग्रसित पर्वत भी कहा जाता है। अब बात आती है मौलिक पर्वत की। तो मौलिक पर्वत में आपको याद रखना है कि मौलिक पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है।
और चारों को लेकर हम बात करें तो चारों के बारे में सुनना। सुनिएगा सर, पहले नंबर पर हम बात करना चाहें तो ये आपके पर्वत कहलाता है वलित पर्वत। वलित, या आप इसको कह सकते हो मोड़दार पर्वत, पहले नंबर। दूसरे नंबर पर हम बात करना चाहें तो इसे कहा जाता है अवरोधी, या इसी को आपके कहा जाता है अवरोधी को ही ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो आपको मिलता है गुंबदाकार पर्वत। और 4 नंबर पर बात करते हो तो आपको मिलता है संग्रहित पर्वत। तो आप कह सकते हैं मौलिक जो पर्वत है उसको लेकर आप बात करते तो मौलिक पर्वत के 4 आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, 4 तरह के पर्वत मिलते हैं। वलित या मोड़दार, अगर आप बात करना चाहें वलित या मोड़दार को लेकर तो आप बता सकते हैं वे पर्वत जिनके अंदर चट्टानों के अंदर वलय या लहर या मोड़ पाए जाते हैं वो आपके वलित या मोड़दार पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे पर्वतों का जो निर्माण होता है वह आपकी क्रिया होती है संपीड़न, कि संपीड़न की क्रिया के द्वारा आपके इस प्रकार के पर्वतों का क्या होता है निर्माण। जैसे आप कह सकते हो संपीड़न का मतलब दबाव से, तो उसके अंदर क्या पड़ जाते हैं, वलय पड़ जाते हैं। दूसरा था अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। इसको लेकर बात करें तो इसका जो निर्माण होता है जब आपके चट्टानों में तनाव या आप कह सकते हो भ्रंश उत्पन्न हो जाता है तो अब ब्लॉक पर्वत बन जाते हैं। चट्टानियों खिंच रही है, तनाव उत्पन्न हो रहा है तो जैसे टूटेगी तो ब्लॉक बन जाएगा, वो आपके ब्लॉक पर्वत कहलाता है। गुंबदाकार पर्वत को लेकर बात करते हो तो आप कह सकते हो ज्वालामुखी जो लावा होता है, ज्वालामुखी लावे की जमाव द्वारा आपके इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है संग्रहित पर्वत। और संग्रहित पर्वत को लेकर बात करें तो आप कह सकते हो संग्रहण होना, इकट्ठा होना, तो आप कह सकते हो ज्वालामुखी लावा प्लस अवसाद द्वारा आपके इसका निर्माण होता है। तो आप कह सकते हो पर्वतों का जब आप जिक्र करते हैं तो मित्रों याद रखना पर्वतों के जिक्र में आपको 2 प्रकार के मुख्यतः पर्वत देखने हैं, एक मौलिक पर्वत और एक अवशिष्ट पर्वत जिसको आपके ग्रसित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हमने बात करना चाहिए इन्हीं दोनों को लेकर तो आपके पता चला कि जो अवशिष्ट मौलिक पर्वत है, मौलिक पर्वत आपके मूलतः पर्वत जिनका वर्तमान में अस्तित्व है। अवशिष्ट या ग्रसित पर्वत को लेकर बात की तो वे पर्वत जो वर्तमान में आपके क्या हो चुके हैं, आपके खंडित मंडित हो चुके हैं या आपके अवशेष के रूप में देखने को मिले। इधर मौलिक पर्वत को लेकर जब बात करते हैं तो मौलिक पर्वत के 4 एग्जाम्पल मिलते हैं। नंबर 1 मिलता है आपको वलित या मोड़दार पर्वत जो संपीड़न की क्रिया के माध्यम से बनता है। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत जो तनाव व भ्रंश के कारण बनता है। गुंबदाकार पर्वत ज्वालामुखी लावे के जमाव से बनता है। संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी लावे व अवसाद के द्वारा बनता है।
और क्वेश्चन क्या बना हमारा? क्वेश्चन बना कि जो हम हिमालय पढ़ रहे हैं वो इन सारी कैटेगरी में से कौन से पर्वत में आता है? पहला तो मौलिक पर्वत में, और मौलिक पर्वत में कौन से पर्वत में? वलित या मोड़दार पर्वत की श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। तो ये बात रही साहब इसको लेकर। इससे और आगे की चर्चा की जाए तो आप सुनिएगा। हम बात करना चाहते हैं, इसी क्रम को हमने और आगे देखा तो आप देखिएगा। ये हमें भारत की स्थितियां देखने को मिली। कि हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारा जो हिमालय है, इस हिमालय की लास्ट स्टेज जो हमने देखी थी, उस स्टेज में देखा था ये हिमालय है। क्लियर है दोस्तों? और इस हिमालय में हमने देखा था कि यहाँ पर आपके एक पर्वत था, और इसे आपके कहा जाता है कैलाश श्रेणी, या हमने कैलाश पर्वत के रूप में देखी थी। क्लियर है दोस्तों? और कैलाश पर्वत को देखते हैं तो कैलाश पर्वत को देखकर पता चलता है यहां से एक नदी बहती थी सब। एक और एक नदी हमने यहां पर देखी थी, ये दो, और दोनों नदियों का हमें नाम पता है। इस वाली नदी का नाम तो था सिंधु, और दूसरे नंबर पर ये वाली जो थी इसका नाम था ब्रह्मपुत्र। इसका नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र। अब इस फोटो को जरा जूम किया तो पता चला, इस फोटो को जूम करने पर और भी कुछ नदियां देखने को मिलती है। जैसे आपके एक नदी यहां से बहती हुई दिखाई दी, एक नदी और बहती हुई दिखाई दी, एक नदी और बहती हुई दिखाई दी। तो हमने इन नदियों को देखा और नदियों को देखकर कहा कि इन नदियों ने ही आपके हिमालय का जगह जगह से क्या कर दिया है? विभाजन। ये जो दूसरे नंबर की नदी थी, इस नदी का नाम था सतलज नदी। इसका नाम था शारदा, या इसका एक दूसरा नाम है, इसी को कहा जाता है काली नदी। और ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। और इस नदी के माध्यम से ये जो भारत में हिमालय हुआ करता था, इस हिमालय के कितने भाग हो गए? आपके 4 भाग देखने को मिले। कितने भाग मिले? 4। अगर आप बात करते हो इसके वर्गीकरण को लेकर, तो इस वर्गीकरण को, नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, इसे कहा जाता है आपके नदियों या प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का हम क्या जानना चाहेंगे? वर्गीकरण। ये हमें देखने को मिला। और नदियों व प्रादेशिक आधार पर जो हमने हिमालय का वर्गीकरण देखा, इसको लेकर पहला क्वेश्चन आता है कि आपके नदियों के आधार पर, कि नदियों के आधार पर सर्वप्रथम, नदियों के आधार पर सर्वप्रथम सिडनी, सर्वप्रथम
सिडनी बुराड़ द्वारा वर्गीकरण किया गया। तो ये आपको देखने को मिलता है कि सिडनी बुराड़ के द्वारा सबसे पहले आपके इस हिमालय का नदियों के आधार पर क्या किया गया, वर्गीकरण। और हमने क्या किया दोस्तों, इस हिमालय को यहाँ पर एकदम सीधा करके बनाया जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। क्लियर। और यहाँ पर जो नदियाँ थी, इस नदियों को रिप्रेजेंट इस प्रकार किया, एक नदी, दो नदी, तीन, चार और पांच। अगर हम बात करना चाहें इसको लेकर तो आपके नामकरण को लेकर बात आती है। इसे आपके नंबर 1 दिया गया और उससे पहले और बता देता हूं, सुनिए। ये जो नदी है ये रिप्रेजेंट कर रही है सिंधु नदी को, ये वाली जो नदी है ये नदी रिप्रेजेंट कर रही है सतलज को, ये रिप्रेजेंट कर रही है शारदा, या काली को, ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है तिस्ता को, और ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र को। और इनको लेकर आप बात करते हैं तो इसके 4 भाग बने, 1, 2, 3, 4। चारों के सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूं दोस्तों। ये वाला जो 1 नंबर का है इसे आपके कहा जाता है पंजाब, या इसको आप कह सकते हो कश्मीर, हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आप देखकर मुझे बता सकते हो कि पंजाब या जो कश्मीर हिमालय है इसके बारे में आप बता सकते हो कि पंजाब व कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से सतलज के मध्य देखने को मिलता है, जबकि सतलज से शारदा के जो मध्य का भाग है इसे आपके कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों। और आगे बात करते हैं, ये वाला जो है इसे आपके नेपाल हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। और ये वाला जो अंत में है इसे आपके असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो अब आप इस डायग्राम को देखकर कह सकते हैं कि आपके हिमालय के 4 भाग आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले नंबर पर जो भाग है उसे आपके कहा जाता है आपके पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरे नंबर पर आप बढ़ते हैं तो आपके कहा जाता है इसको कुमायूं हिमालय। तीसरे नंबर पर आपके कहा जाता है नेपाल हिमालय। और 4 नंबर पर इसे कहा जाता है आपके कश्मीर हिमालय, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हमने जानना चाहा कि चलो साहब, सिंधु नदी के मोड़ से सतलज नदी के मोड़ तक अगर इसकी लंबाई जानना चाहे तो ये लंबाई आपको कितनी मिलेगी। तो पता चलता है 560 किलोमीटर आपके लंबाई जो मिलती है वो किसकी मिलती है, पंजाब हिमालय की। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो आपके सतलज से शारदा के बीच का जो भाग है यह आपको मिलता है 320 किलोमीटर। क्लियर है साहब।
अगर हम बात करना चाहें और आगे तो आपके बताया जाता है नेपाल हिमालय शारदा या काली से तीस्ता के बीच में, इसकी लंबाई बताई जाती है 800 किलोमीटर। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का जो असम हिमालय है इसकी लंबाई बताई जाती है 220 किलोमीटर। (720 किलोमीटर। और मित्रों जब आप इन चारों लंबाइयों को जोड़ देंगे तो चारों लंबाइयों को जोड़ते तो वापस 2400 आ जाती है। देखिएगा 560, 320, 800 और 720, 0 0 और आपके आ जाएगी 24। क्लियर? ये आपको स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो आप कह सकते हो टोटल लंबाई जो है वो कितनी है 2400। अब एक क्वेश्चन और बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है साहब, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर पूछ लिया जाए पंजाब हिमालय की या कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उस सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको मिलेगा नंगा पर्वत चोटी, कि नंगा पर्वत चोटी के नाम से इसे जाना जाता है। अगर कुमायूं हिमालय को लेकर बात करते हो तो कुमायूं हिमालय की जो चोटी मिलेगी वो आपके मिलेगी नंदा देवी चोटी। क्लियर है दोस्तों? तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी मिलेगी उसका नाम मिलेगा माउंट एवरेस्ट चोटी। माउंट एवरेस्ट। ये आप बता सकते हो इस आपके नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी मिलती है उस चोटी का नाम अगर आप जानना चाहते हो तो माउंट एवरेस्ट चोटी। और आपके ये वाली जो है यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी मिलती है वो आपके मिलती है नामचा बरवा चोटी। देखिएगा सर, इन सभी चोटियों को लेकर अध्ययन करते हैं तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि नंगा पर्वत का संबंध आपके कहाँ से है? J&K से, जम्मू कश्मीर से। ऊंचाई को लेकर बात करते हैं 8126 मीटर ऊंचाई मिलती है। क्लियर है दोस्तों? नंदा देवी को लेकर बात करते हैं उत्तराखंड, अगर ऊंचाई को लेकर बात करते हैं 7817 मीटर। माउंट एवरेस्ट को लेकर बात करते हैं तो आपके संबंध कहाँ से है? नेपाल से। ऊंचाई 8848 मीटर। अगर नामचा बरवा को लेकर बात करते हैं तो आपके संबंध है इसका चीन से, और ऊंचाई को लेकर बात करते हैं 7728 मीटर। क्लियर है ना? ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप बात करना चाहें इसको लेकर तो आप इसकी स्थिति इस प्रकार भी बता सकते हैं। आपको ये 28 की जगह कई बार अगर हम बात करना चाहें तो आपके इस नामचा बरवा पर्वत चोटी को लेकर हमने बात की, तो नामचा बरवा चोटी को लेकर देखते हैं तो आपके चाइना से संबंध है। माउंट एवरेस्ट का संबंध जो है वो नेपाल से संबंध है। कई बार आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी मिलता है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना सीमाओं के संदर्भ में आपका आंसर आना चाहिए नेपाल व चीन की सीमा पर यह आपके चोटी देखने को मिलती है। तो याद रखना नेपाल व चीन की सीमा आपको इसको बताना है। और नामचा बरवा को लेकर बात करते तो चाइना में है, और इसकी जैसा मैं आपको बता रहा था ऊंचाई को लेकर, तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है 7756 मीटर इसकी आपको ऊंचाई देखने को मिलती है।
56 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। ये स्थितियां आपको मिली इस पर्वत श्रृंखला को लेकर। तो एक तो वर्गीकरण हुआ साहब आपका ये, दूसरा वर्गीकरण और पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।